तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल सनी राठौर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री का कुछ बेसिक। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। तो दोस्तों, केमिस्ट्री में सबसे पहला तत्व आता है आपका हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 2। लिथियम, जिसका परमाणु क्रमांक 3। और बेरिलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 4। बोरोन, जिसका परमाणु क्रमांक 5। कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक 6। नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 7। ऑक्सीजन, जिसका परमाणु क्रमांक 8। फ्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक 9। और नियोन, जिसका परमाणु क्रमांक 10। दोस्तों, आपका हीलियम और नियोन, ये दो गैसें ऐसी होती हैं जिनके बाह्य कोश पूर्ण होते हैं। लिथियम, जिसके बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने उसकी कक्षाएं हैं, ये पढ़ाने के लिए आपको सबसे पहला जानना होगा। कक्षा 8 का एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है परमाणु और अणु। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको हाइड्रोजन के बारे में, जिसका परमाणु क्रमांक 1 था। तो इसकी बाह्य कक्षा में या इसकी कितनी कक्षाएं बनती हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये सभी आपको भी बताता हूं। मैं बात कर रहा था मैं कितनी कक्षाएं आती हैं। पहली कक्षा, ये आपका नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। पहली कक्षा आती है आपकी के, उसके बाद एल, एम और एन। के कक्षाओं में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, 2 से ज्यादा नहीं जाएंगे। एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन और ये 8 इलेक्ट्रॉन क्यों रहते हैं। के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों है और एल कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन क्यों माने थे। इसे किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे निकालने के लिए सबसे पहले एक आवर्त का सूत्र होता है कि किस आवर्त के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। वो होता है आपका 2n²। यहाँ जो n है, n का मतलब होगा कक्षाओं की संख्या। k है तो यहाँ n का मान माना जाएगा 1, क्योंकि पहली कक्षा है। l के लिए माना जाएगा n बराबर माना जाएगा 2। m के लिए रखा जाएगा आपका n बराबर 3। n के लिए रखा जाएगा आपका स्मॉल n बराबर 4। तो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये जानने के लिए इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम इसको आपको बताएंगे। के में, किस के में, कक्षा के में, कक्षा को हम कोश भी बोल सकते हैं। कक्षा के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। 2n² ये फॉर्मूला था। n बराबर k के लिए क्या रखना है आपको, 1। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर, 2 आपका जो पाते हो, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 एकन 2, यानी कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि के में आप देख सकते हो। उसके बाद कक्षा आती है आपकी एल। एल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सूत्र था 2n², 2 इंटू n की जगह 2, क्योंकि l जो है आपका दूसरे नंबर की कक्षा में आता है। 2 का स्क्वायर, इस स्क्वायर को हम 2 गुना, स्क्वायर का मतलब होता है उसी 2 की 2 बार मल्टीप्लाई। स्क्वायर आपको बताता है स्क्वायर
कि जिस भी संख्या का आप स्क्वायर करोगे उस संख्या को उतनी ही बार लिखोगे। स्क्वायर मतलब 2 बार। अगर आप 2 हैं तो 2 का स्क्वायर 2 गुना 2। अगर 3 आता आपका 3 का स्क्वायर तो आप लिखते 3 गुना 3। अगर 4 होता तो 4 का स्क्वायर 4 गुना 4। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बता पूरा है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितने इलेक्ट्रॉन हुए 8। तो यही मैंने आपको बताया था, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ये बेस है आपका केमिस्ट्री का। अगर आपको केमिस्ट्री में आगे बढ़ना है, केमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आपको ये बेस पता होना चाहिए। काफी बच्चे क्या करते थे, इस बेस को छोड़ देते हैं। मैं ट्यूशन कराता हूँ, 10th क्लास को भी और 12th को भी कराई है मैंने, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं वो बेसिक नॉलेज नहीं रख पाते हैं कभी भी। बेसिक नॉलेज उनकी क्या होती है, वीक होती है, जिस वजह से वे आगे क्या पढ़ तो लेते हैं, नंबर अच्छे लेके आते हैं, लेकिन जो उनकी बेसिक नॉलेज है वो हटी रहती है थोड़ा, वो बिल्कुल बेस। आपकी कक्षा आती है कौन सी, एम कक्षा। एम कक्षा के बारे में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहां से कक्षा एम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सूत्र था आपका 2n²। ये सूत्र है आपका आवर्तों की संख्या निकालने का, कि 2n² मतलब किस आवर्त के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इंटू n का मान आपका रहेगा 3, 3 का स्क्वायर, तो 2 गुना 3 मतलब 3 गुना 3। अभी बताया था आपको मैंने, स्क्वायर का मतलब क्या होगा, उसी संख्या को 2 बार लिखना। स्क्वायर क्यूब होता तो 3 बार लिखते, यहाँ पे है 3 का स्क्वायर, यानी कि हो गया आपका 3 गुना 3, और 3 तिया 9, 9 दूनी 18। आपके इलेक्ट्रॉन हो गए 18। कौन सी कक्षा में, एम वाली कक्षा। अब बात करते हैं एन वाली कक्षा। कक्षा एन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोस्तों मेरे साथ कैमरामैन है मनोज, जो मेरे चाचा जी का लड़का है। अभी इसको कैमरामैन बनाया है क्योंकि मैं स्टार्टिंग में पहली वीडियो दे रहा हूं दोस्तों, और मैं सोशल मीडिया से इतना जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन अभी जो कोरोना आया था उस कोरोना को देखते हुए कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन नहीं कर पाए, ट्यूशन से वंचित रहे। उनका बेसिक अच्छा करने के लिए, उनको ट्यूशन ऑनलाइन देने के लिए मैं दोबारा एक बार, पहली बार, दोबारा तो नहीं बोलूँगा, पहली बार सोशल मीडिया पे आया हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड भी थी कि आप सोशल मीडिया पे बात आइए और पढ़ाइए, तो इसी वजह से आया हूँ। और कैमरामैन मैंने लिया है अपने चाचा का लड़का मनोज, एक बार इससे भी आपको मिलाऊंगा। तो मनोज जी आप आइए और एक बार मेरे भाइयों और दोस्तों को अपना चेहरा दिखाइए, आ जाइए, थोड़ा हंसते हुए आएंगे, मुझे पता है। ये है मनोज, जो मेरे चाचा जी का लड़का है। आप शायद ना जानते हो, पर पढ़ाई में ठीक है, पढ़ता नहीं है वो बात अलग है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा इन्हें शौक है खेलने का, कबूतर उड़ाने लगा था, कबूतर भी थोड़ा भी हुआ है इनके। तो चलो दोस्तों, ये तो थोड़ा मजाक वाली बात थी। दोबारा फिर से टॉपिक पे आते हैं। 2 इंटू एन का मान रखा जाएगा यहाँ से आपका, कौन से आवर्त की बात कर रहे हैं, कौन सी कक्षा की बात चल रही है, एन, और एन कौन से नंबर का है आपका, 4 नंबर, ये देख सकते हो। तो 4 नंबर का है तो आप रखोगे 4 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 32। दोस्तों ये अभी आपको जो पढ़ा रहा हूं मैं कक्षा 10 के बेस पे पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल कक्षा 10 और 8 के बेस पर। इसके बाद कक्षा के बाद उपकोष भी आते हैं आपके, जिसको हम एसपीडीएफ बोलते हैं, एस पी डी और एफ। ये चलते हैं आपके 11th से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन 10th तक आप इस बेस पर पढ़ते हो, इसलिए मैं 10th के बेस को आपको क्लियर कराना चाह रहा हूँ। तो यहाँ तक चलेंगे आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करता हूँ मैं, इसी बेस पर हम इलेक्ट्रॉन तोड़ने स्टार्ट करते हैं कि संयोजकता या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं आपको, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी चीज का कैसे लिखते हैं। मान लो मेरे पास नाइट्रोजन है,
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन से नंबर का तत्व है? 7वें नंबर का। तो 7वें नंबर का तत्व है तो इन कक्षाओं में इनके अकॉर्डिंग तोड़ने की कोशिश करते हैं इसको। पहली कक्षा आपकी आती है के और दूसरी एल, एम और एन, यहां तक की बात करता हूं। पहली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे? 2। इसके पास है 7, 7 में तो 2 घूम गए, बचे कितने? अगर इस 7 में से मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर लेके जा रहा हूं, बचे कितने आपके? 5 इलेक्ट्रॉन। ये 5 इलेक्ट्रॉन आपके एम वाली कक्षा में, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी चीज का। इसी प्रकार मैं इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता हूं आपको। सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद बताऊंगा आपको संयोजकता। दोस्तों ये केमिस्ट्री आपकी यहाँ तक ही काम नहीं आएगी कि आप 10वीं तक पढ़े हो तो 10वीं तक काम आएगी। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उस कंपटीशन की तैयारी में भी यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए पहली कक्षा होती है के, एल, एम, एन, जो मैंने वहां पढ़ाया आपको। तो पहली कक्षा में आपके हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी हो गई 1। फिर बात करते हैं हीलियम की। हीलियम के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते थे आपके के वाली कक्षा को। के कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से ये क्या कहलाई है आपकी उत्कृष्ट गैस, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन इसकी उसी कक्षा में पूर्ण हो रहे के वाली में, और तो संयोजकता होगी इसकी 0। उसके बाद बात करते हैं लिथियम। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यही डिमांड होती है के की कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो आगे इलेक्ट्रॉन आएंगे वो नेक्स्ट कक्षा में ट्रांसफर हो जाएंगे। एल वाली कक्षा में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता होगी आपकी 1, क्योंकि बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। संयोजकता हमेशा उसकी बाह्य कक्षा से निकाली जाती है, बाह्य कक्षा से। उसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1। उसके बाद बेरिलियम के बारे में बात करते हैं। बेरिलियम के पास है 4 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। अब बात करते हैं बोरॉन के बारे में। बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 3, 5 थे, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन आपने किसको दे दिए? के वाली कक्षा को, और 3 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया आपने? एल वाली कक्षा को, ठीक है। तो इसकी संयोजकता हो गई आपकी 3। उसके बाद कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 6 में से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन आपकी नेक्स्ट कक्षा में, तो इसकी संयोजकता कितनी मानी जाएगी? 4। अब एक बात आपको ध्यान रखें, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपकी किसी भी कक्षा में बाहर आ जाते हैं तो आपकी जो संयोजकता होती है वो डायरेक्ट नहीं लिखी जा सकती, वो हमेशा 8 में से घट के लिखी जाएगी, क्योंकि संयोजकता जो होती है वो 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। संयोजकता आपकी 4 या 4 से कम रहे। नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 5, इसकी संयोजकता 5 नहीं होगी। इसकी संयोजकता आप क्या करोगे? 8 में से घटा के लिखोगे, जितना भी बचेगा वो इसकी संयोजकता हो जाएगी इनके 3। अब ये सारी संयोजकता जो यहां से यहां तक चली थी आपकी पॉजिटिव मानी गई है। पॉजिटिव क्योंकि ये इतने इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज और किसी भी तत्व को इतने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। इसी वजह से लिथियम के ऊपर 1+ लगता है, क्योंकि इसकी बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन प्लस लगा है, क्योंकि इसके पास वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कोई भी अगर तत्व इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है वो आपकी धातु कहलाती है। मान लो मैं किसी को 10,000 रुपए दे रहा हूं तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने किसी को ऋण दिया है। जो ऋण लेने वाला है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। कैसे? यहां तक इस तक 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बेरिलियम के पास रहेंगे 1-2 इलेक्ट्रॉन।
2 प्लस, इस 2 संयोजकता के कारण इस पर 2 प्लस। बात करता हूं बोरोन की। इसी प्रकार बोरोन के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। अब थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। अब जो नाइट्रोजन आपका होता है, नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस आते हैं। इस जब आप ध्यान रखना एक बात, जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में 4 से ज्यादा हो जाएंगे, तब आप क्या करोगे, उसकी संयोजकता निकालने के लिए हमेशा 8 में से जितने इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में है वो घटा दोगे, बस इतना याद रखना। जैसे नाइट्रोजन बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से 5 कितने बचे आपके 3, तो संयोजकता कितनी होगी 3। लेकिन जब घटाओगे तब माइनस में जाएगा चार्ज। कितनी संयोजकता है माइनस की 3, इसी वजह से इसके ऊपर क्या लगा 3 माइनस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस माइनस माइनस, या आप ऐसे लिख सकते हो 3 माइनस। कितनी इसके ऊपर चार्ज कितने माइनस है 3 माइनस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपकी है 8 नंबर, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, नहीं 6, अगर आप सोच रहे हो 6 तो गलत, संयोजकता होगी आपकी 8 माइनस 6, कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। लेकिन काहे की ऋणात्मक बोल सकते हो, इसी वजह से इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस आते हैं। आपने देखा भी होगा, ऐसे 2 माइनस लिख सकते हैं 2 चार्ज माइनस के, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन के बारे में, इसके पास है 9 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 7, तो फ्लोरीन के पास होगी संयोजकता 7 माइनस 8 माइनस 7 यानी कि 1, F के पास रहेगा -1। अब बात करते हैं नियोन के। नियोन के बारे में बात करते हैं, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 और 2 कितने हो गए 10, तो पहली कक्षा भी इसकी पूर्ण है और दूसरी कक्षा भी पूर्ण। अब अगर आप क्या करते हो, इस 8 में से यही 8 घटाओगे तो संयोजकता इसकी क्या हो जाएगी 0, और जब संयोजकता क्या होगी 0, तब वो क्या कहलाएंगी निष्क्रिय गैस, यानी कि उत्कृष्ट गैस। ये निष्क्रिय है, निष्क्रिय, इसको निष्क्रिय की जगह आप बोल सकते हो अक्रिय, अक्रिय गैस या निष्क्रिय या उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस इसको ही बोलते हैं। तो आपको परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक कितनी निष्क्रिय गैस मिली, 2। पहली हीलियम, ये रही, दूसरी नियोन, ये रही, ठीक है दोस्तों। ये आपका बेस है, यही बताता है। अब जिनके ऊपर प्लस आया है ये तीन, इनमें क्या है धातु कहलाती है, मेटल्स बोलते हैं जिनको आप, ठीक है। उसके बाद ये जो आपकी ऋणात्मक वाली है ये कहलाती है अधातु। क्या कहलाएंगी अधातु। इनको क्या बोलते हो आप, इनको बोलते हो आप नॉन मेटल्स। किसी बच्चे को उतारना हो तो आप उतार सकते हैं, बहुत ही बेसिक है, लेकिन इतना पावरफुल है कि केमिस्ट्री में आपको खड़ा कर सकता है। अगर आप केमिस्ट्री अभी तक नहीं सीखे हो, केमिस्ट्री का आप कुछ नहीं आता, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है दोस्तों। थोड़ा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा आपको, ज्यादा आप जितना भी पढ़ना चाहते हो आप अपनी बुक से थोड़ा बहुत कर लेना, क्योंकि दोस्तों कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। हर चीज हम करेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। फ्यूचर आपको अपना बनाना, तो आप मेहनत करेंगे, हम सिर्फ आपको राह दिखा सकते हैं, उस राह पर चलने का काम आपका है। अगर इस दोस्तों ये जो सदी चल रही है, ये सदी शिक्षित सदी मानी गई है। अगर इसमें आज के टाइम में कोई बच्चा या कोई भी छात्र अशिक्षित रह जाता है, तो उसको इस समाज में घृणा की नजरों से देखना वाजिब बनता है और देखा भी जाना चाहिए, क्योंकि इतनी सुविधा होने के बाद भी अगर आप शिक्षा से वंचित रहते हो, आपके पास मोबाइल है, आप क्या करते हो, गेम खेलते हैं, पबजी खेलेंगे, पबजी बैन हो गया तो फ्री फायर होता है वो खेलते हैं,
इंस्टाग्राम पे अपना एक एक घंटा वेस्ट कर देंगे, फेसबुक चलाएंगे, फेसबुक पे वेस्ट कर देंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, व्हाट्सएप पे वेस्ट कर देंगे, गेम्स जितने भी आप उन पे वेस्ट कर दोगे दोस्तों, इससे हासिल कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप क्या कर रहे हो, अपने समय की बर्बादी और अपने घर वाले के पैसे की बर्बादी, जो आपके घर वाले होते हैं। दोस्तों ज्ञान बिना कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान कभी खाली नहीं आता, और ये बात कही गई थी अर्जुन को। शिक्षा के बिना हम किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। वो एक सुना है मैंने थोड़ा सा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध पीता है कि जो भी पीता है वो दहाड़ता है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आपको गवर्नमेंट जॉब पे ही जाना है, कि गवर्नमेंट जॉब। शिक्षा का मतलब है कि आपको एक समाज में रहना कैसे है, शिक्षा सिखाती है आपको। और शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप किसी भी मुसीबत, किसी भी कठिनाई से लड़ सकते हो। अगर आप शिक्षित नहीं हो तो हर जगह आपको निंदा वाली नजरों से देखा जाएगा, और देखा जाना चाहिए। मेरा मानना है कि आप शिक्षा नहीं ले पा रहे हो क्योंकि इतनी सुविधाएं आपके पास, इतनी सुविधाएं हैं कि जिनको आप सोच भी नहीं सकते कि पहले ये सुविधाएं नहीं होती थी। हमारे जो बड़े थे वो पैदल जाते थे स्कूल, और इतने दूर तक पढ़ने के लिए ट्यूशन करते थे, पैदल जाते थे लगभग 10-10 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर ट्यूशन लेने के लिए। आज तो आपके पास फोन है, फोन में आप यूट्यूब पर कुछ भी सर्च कर सकते हो और पढ़ सकते हो, देख सकते हो। लेकिन मेहनत तो दोस्तों करनी पड़ेगी। शिक्षा लीजिए, कहीं से भी आपको शिक्षा मिलती है, शिक्षा लीजिए पढ़ाई के मान। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ दोबारा से फिर मैं। नियोन के बाद है, नियोन के बाद आता है आपका सोडियम, Na। ये आपका 11 नंबर का तत्व होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12 नंबर का तत्व। फिर आता है आपका एल्यूमिनियम 13 नंबर का तत्व। फिर आता है आपका सिलिकॉन 14 नंबर का, और फास्फोरस 15 नंबर का, सल्फर 16 नंबर, क्लोरीन 17 और आर्गन 18 नंबर। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। दूसरी में कितने रहे? 3। अब बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके पास बचे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो नेक्स्ट कक्षा में क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। कितने बचे आपके पास? 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास m वाली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन गया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयोजकता के बारे में बात करते थे। संयोजकता, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। क्यों? क्योंकि बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, बचे कितने इसके पास? भाई 8 और 10, 10 कितने में से जाएगा? 12 में से बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। इसी वजह से जो Na है वो +1 रखता है, और Mg कितने प्लस रखता है? 2 प्लस। इसकी वजह से ही ये प्लस और जो माइनस आपकी बाह्य कक्षा में ये संयोजकता इतना रिलेट करता है आपकी केमिस्ट्री को लेकर कि आपको पता लगता है कि NaCl जो बना है वो कैसे बना। बताऊंगा कि कोई यौगिक किसी तत्व के, 2 तत्व मिलकर एक यौगिक कैसे बना है, उस पर NaCl क्यों आया है। H और O को मिलाकर H2O बनता है, लेकिन HO क्यों नहीं बना? ऐसे जल का सूत्र क्यों नहीं बना? ये ऐसे ही क्यों बना? ये सब यौगिक, ये डिपेंड करता है आपकी किस कक्षा में या किसी भी तत्व की कितनी संयोजकता है और उसके पास कितनी पॉजिटिव है और कितने नेगेटिव। इस पर डिपेंड करता है कि किसके पास कितने पॉजिटिव और किसके पास कितने नेगेटिव। पढ़ाऊंगा दोस्तों, अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर। अभी इस टॉपिक को पूरा करते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में कितने जाएंगे आपके? 3 इलेक्ट्रॉन। तो संयोजकता कितनी हो गई? 3। अब तो बोलना चाहिए आपको, समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है कमेंट जरूर कीजिए। और एल्यूमिनियम कितने प्लस? 3 प्लस। क्यों? क्योंकि 3। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सिलिकॉन। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में 4। तो संयोजकता कितनी होगी? 4। ठीक है, उसके बाद ये उपधातु में आती है आपकी, क्योंकि इसके पास हम ये भी बोल सकते हैं 4 प्लस 4 माइनस। इसकी संयोजकता जो है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है
और ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, बराबरी वाला मामला है, ठीक है। इसी वजह से ये उपधातु में आ जाता है आपका, उपधातु, सॉरी उपधातु, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं फास्फोरस। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी कक्षा में आपके हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 8 माइनस के 5। समझ गए होंगे आप क्यों? कि जब भी संयोजकता किसी भी चीज के बाह्य कक्षा में, किसी भी तत्व के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, हाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए, कितने बचेंगे 3, तो संयोजकता कितनी हो गई 3, लेकिन कहाँ है कि माइनस की, तो फास्फोरस पे क्या चला जाएगा आपके माइनस के 3, इसको लिख सकते हैं 3 माइनस। फिर बात करते हैं सल्फर। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 6, संयोजकता क्या हो जाएगी 8 माइनस 6 बराबर 2, संयोजकता कितनी होगी 2। उसके बाद क्लोरीन, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7, इसकी संयोजकता कितनी हो गई 8 माइनस के 1 बराबर 8 माइनस 7 बराबर 1, संयोजकता होगी 1, लेकिन काहे की माइनस के लिए। क्लोरीन के ऊपर आपने देखा होगा माइनस, Cl होता है माइनस 1। आर्गन, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरे में 8, ये भी आपका जो आर्गन है, आर्गन भी आपका किस में चला जाएगा उत्कृष्ट गैस के अंदर, ठीक है। किसकी भी कक्षा क्या हो रही है, बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और जब 8 इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में आ जाए तो ये समझ लेना कि वो भी क्या है आपका निष्क्रिय है। संयोजकता हो जाएगी 8 माइनस की 8 बराबर 0, तो निष्क्रिय हो गया। ये भी गैस कौन सी होगी आपकी निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, ठीक है दोस्तों। और संयोजकता इसकी क्या होगी 0, जिसकी भी संयोजकता 0 वही आपकी उत्कृष्ट गैस। ये आपकी उपधातु में आ गई, ये आपकी धातु में, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। ये वाली आपकी अधातु में, क्यों, क्योंकि निगेटिव आ रहा है। ये बहुत बेस है, बहुत ज्यादा बेसिक है, जिसके बिना आप केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं, केमिस्ट्री आप पढ़ सको, रट सकते हो, रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, समझना, केमिस्ट्री को जो समझना होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये बेस है बिल्कुल, कक्षा 8 से और 10 के बीच का बेस है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि यौगिकों का निर्माण कैसे किया जाता है किसी भी तत्व के द्वारा। 2 तत्वों को मिलाकर यौगिक का निर्माण कैसे करते हैं। मान लो क्वेश्चन कक्षा 9 का है आपका, लेके स्टार्ट करते हैं इनसे कि Na और आपका क्लोरीन यानी कि सोडियम और क्लोरीन को लेकर यौगिक बनाइए। सोडियम और क्लोरीन को लेकर, पहला सोडियम यानी कि Na को, और दूसरा Cl मतलब क्लोरीन को लेकर क्या बनाइए यौगिक। कि अगर Na की और Cl की मैं आपस में रिएक्शन करा दूं तो क्या यौगिक क्या निकल के आएगा, क्या बन के आएगा। इस चीज के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए Na की संयोजकता। संयोजकता निकालने के लिए Na का परमाणु क्रमांक कितना था 11, शायद आपको उधर से ना दिख रहा हो, इधर से स्टार्ट करते हैं। Na का परमाणु क्रमांक 11, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। इसकी बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। कौन सी कक्षा थी के, दूसरी L, तीसरी M। संयोजकता क्या होगी इसकी 1, ठीक है। उसके बाद कौन सी कक्षा थी K वाली, ये L वाली, फिर M वाली। कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 7। संयोजकता क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 8 माइनस 7, यानी कि 8 माइनस 7 बराबर 1। कहाँ है कि निगेटिव, माइनस के 1। और इसकी संयोजकता किसकी पॉजिटिव 1 है, दोनों की संयोजकता है कि इसका मतलब यह है इसकी संयोजकता भी 1 और इसकी संयोजकता भी 1। इसकी संयोजकता पॉजिटिव थी इसलिए पॉजिटिव रखा जाता है, इसकी संयोजकता नेगेटिव थी इसलिए नेगेटिव रखा जाता है। 1 माइनस 1 प्लस, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ऐसे, ये दोनों आपस में रिएक्शन करने के लिए तैयार है। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ Na का कितना हो गया 1, इसकी इधर Na का कितना हो, Cl का कितना हो गया 1, तो 1 1 रहेगा, 1 से 1 हटा देते हैं हम, तो क्या बन गया NaCl। इसी वजह से तो कहते हैं NaCl जो होता है एक पॉजिटिव रहता है एक नेगेटिव, तब जाकर बॉन्डिंग बनती है आपस में, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। ये बैलेंस रहता है, ये आपका हो गया ये। अब मैंने आपको बताया था जल के बारे में, जल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसी प्रकार कि अगर आप H को लेकर और O को लेकर कोई भी यौगिक बनाना चाहते हो तो वह कैसे बनाओगे, ठीक है। तो
पहली कक्षा में बात करता हूं मैं, H के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में कितने, एक इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2, दूसरी में कितने 6, सॉरी आप जानते हो 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद संयोजकता इसकी 1, इसकी संयोजकता 2, लेकिन कहाँ है कि माइनस की, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्या हुआ 8 में से घटने के बाद इसको लिखा गया, 8 माइनस 6 बराबर 2, संयोजकता होगी निगेटिव है, ठीक है। चलो आपको याद रखना है संयोजकता 2 है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं H का और O का, कि इन दोनों को मिलाने के बाद कौन सा यौगिक बनेगा और कैसे बनेगा। संयोजकता 1 यहाँ 2, इसकी कैलकुलेशन इधर और इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ आएगा H2, ये आएगा आपका O1। आप समझते हो केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, और आपने मैथ भी पढ़ा ही होगा, इतना तो आप जानते होंगे। X को लिख सकता हूं मैं क्या 1 इंटू एक्स इजकल टू एक्स, यही तो रहता है आपका, ये जो 1 होता है ये आपका 1 ये हाइड रहता है हमेशा, तो इसी प्रकार ये जो आपका O1 है ये 1 क्या रहेगा हाइड रहेगा, याद रखना। ये बना आपका H2, ठीक है। तो कुछ है जो आप बनाओगे, होमवर्क आपके लिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जो भी होमवर्क आप करते हो, जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप कमेंट में जरूर डालेंगे, देखता हूँ कितने बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं। आपको बनाना है K का और Cl का, पहला इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, अगर आपसे नहीं हुआ मैं खड़ा हूँ, मैं कोशिश करूंगा, मैं बनवाऊंगा। उसके बाद आप बनाओगे Al का और O का, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, और जल्द ही आपके समक्ष फिर आऊंगा मैं एक नई टॉपिक को लेकर, केमिस्ट्री का टॉपिक जिससे आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको बेसिक के लिए। फिर स्टार्ट करते हैं हम 10th क्लास, ठीक है, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ से बेस आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ से 2 चीज पढ़ाना स्टार्ट करूंगा दोस्तों। पहला साइंस में अभी केमिस्ट्री स्टार्ट की है मैंने, साइंस के तीनों पार्ट पढ़ाऊंगा। साइंस हमेशा तीन भागों में डिवाइड रहता है 10th क्लास का, आपका केमिस्ट्री, ठीक है, और आपका बायोलॉजी, और आपका रहता है फिजिक्स। तीनों पढ़ाऊंगा आराम से, कोशिश करते हैं अगर आपका सपोर्ट मिला तो लगातार YouTube पे आता रहूंगा, और आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा, एफर्ट दूंगा कि आप लोग अच्छा पढ़ सकें, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद एक सब्जेक्ट और है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसे बोलते हैं मैथ। मैथ स्टार्ट करेंगे, मैथ का बेसिक पढ़ाऊंगा, पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 10th का मैथ पढ़ाऊंगा आपको, 9th का पढ़ाऊंगा, ठीक है, और इसके जो नीचे हैं इसकी बेस भी स्टार्ट कराऊंगा आपको, क्योंकि आपको अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, एसएससी रेलवे की आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, ठीक है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी, अगर मैथ आप पढ़ना चाहते हो तो मैथ जो होता है आपका, मेरा जो मानना है कक्षा 5 से लेकर और 10 तक का मैथ ये आता है, और ये नहीं कि इसके नीचे भी आएगा, कक्षा 1 से 10 तक मान लो जो मैथ आता है आपका, आपके एसएससी के एग्जाम होंगे जो ग्रुप डी रेलवे के होंगे, रेलवे में आएगा आपका, जो भी रेलवे में मैथ आएगा उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और ये आपके साइंस से रिलेट करेंगे। तो आप ये नहीं है कि आप 10th क्लास के जो बच्चे हैं या 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए ये क्लास जो है आपकी महत्वपूर्ण होने वाली है, ये उनके लिए भी रहेगा जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी के अंदर, ठीक है, जिसमें मैथ और साइंस आता है आपका, वो भी इन्हें पढ़कर अपना बेसिक मजबूत कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक क्लास हो रहा है कि मेरी अभी मैथ की, स्टार्ट करते हैं मैथ की, धीरे धीरे आप कोशिश करना, आपका सपोर्ट मिला तो रहेंगे, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और देना शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक तो बनता है, क्योंकि अगर आपको सपोर्ट मिला तो इस चैनल को मैं कोशिश करूँगा अच्छे से ले जाने की, सपोर्ट नहीं तो शायद मैं उतना एफर्ट ना दे पाऊँ जितना एफर्ट मैं देना चाह रहा हूँ।
स्टार्टिंग में जोश है, जोश के साथ स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है।